तो हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो दो कंसेप्ट हम इस टॉपिक्स में क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया सी कंसेप्ट है। पहला है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा है बर्नौलीज थ्योरम। एकदम सिमिलरली है, पहले का भी डेरिवेशन है और दूसरे का भी डेरिवेशन है। डेरिवेशन आएगा तो मज़ा आता है बहुत। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, पहला है हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, उसका ये वाला डेरिवेशन आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। और बर्नौलीज थ्योरम में भी ये वाली कंसेप्ट लंबी है थोड़ी, चिंता मत करो, मगर वो भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। वो हमारा काम है, हम कर देंगे वो। बर्नौली सबसे पहले तो हेडिंग लगाए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सपोज दैट मान लो कि आपको क्या करना है, ये पाइप है और यहाँ से इमेजिन कर लो, पाइप में पेन है ये एक्चुअल में, मगर ये मान लो कि पाइप है, इस पाइप में से पानी ऐसे नीचे गिर रहा है। तो नीचे पानी गिर रहा है, आपको यहाँ ही गिर रहा है पानी, मगर मुझे क्या करना है, वहाँ एक मेरा दुश्मन खड़ा है, दुश्मन। तो दुश्मन के वो उस इंसान के उसके बॉडी पे मुझे पानी मारना है, उसको भिगा देना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पाइप का जो एरिया है, इस पाइप का एरिया थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आइए थोड़ा लिख के समझा देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये कब अप्लाई होता है, जब फ्लूइड मोशन कर रहा हो। फ्लूइड की क्या हो रही है, मोशन हो रही है, फ्लूइड मोशन में हो। और वो जो फ्लूइड मोशन कर रहा है वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आप बोलोगे अब ये आइडियल क्या है भैया, समझा देते हैं। आइडियल का मतलब होता है वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि वो फ्लूइड कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है वो उसकी विस्कोसिटी है वो कम होनी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। तो लो विस्कोसिटी, आइडियल फ्लूइड का मतलब उसका विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। तीसरी बात, उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो भी कम होना चाहिए, लो फ्रिक्शन। ये बातें होती है आइडियल फ्लूइड के लिए। समझ में आया इतना? पहले इतना नोट कर लो, थोड़ा बढ़ लेते हैं हम आगे। तो क्या होता है ना, सपोज दैट मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ देखो, ये पाइप है, ऐसा पाइप। अब यहाँ से पानी अंदर जा रहा है और यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ से अंदर जो पानी जा रहा है, उस फ्लूइड जा रहा है, उसकी v1 वेलोसिटी से वो अंदर जा रहा है। और यहाँ से बाहर निकलने वाले की जो स्पीड है वो है v2। और यहाँ का एरिया है a1, यहाँ का एरिया है a2, और ऐसे ऐसे अंदर जा रहा है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका एरिया थोड़ा बड़ा है और यहाँ इसका एरिया थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका एरिया जैसे हम कम कर देंगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। मैंने पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, वेलोसिटी को। यानी कि एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएंगी, या एरिया बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया और वॉल्यूम को। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये इस तरफ भेज दिया, एक कोई कांस्टेंट लगा दिया, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो ये हमको प्रूफ करना है, मैंने वह भी बता दिया है। अगर इन दोनों के लिए बात किया जाए तो ऐसा बोल सकते हैं हम, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये भी सही है। इन तीनों में से कोई भी प्रूफ कर लो तो वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका देख लेते हैं भैया प्रूफ। ये अदालत प्रूफ मांगती है, हम ऐसे ही किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। तो सबसे पहले लिखना हो तो इतना नोट कर लो, देख लेते इसका बढ़िया सा डेरिवेशन। मिटा दो इसको, एक बार चेक कर लूँ नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल अच्छा है। हेडिंग लगाओ, प्रूफ देख लेते हैं हम इसका। प्रूफ मांगती है भैया ये अदालत। तो इससे पहले कि 11 लेक्चर 10 लेक्चर आपने देख ही लिए होंगे। 10 लेक्चर 10, तो एक दिन में एक देखना है, इसका मतलब 10 दिन में कवर हो जाएगा। 10 दिन में एक टॉपिक्स कवर हो रहा है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसका हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे देखेंगे, सपोज दैट चलिए मान लेते हैं, मानने की बारी आ गई है। अब ये हमारे पास एक ऐसा पाइप है, ये क्या है, पाइप, ऐसा एक पाइप है, दिख रहा है अच्छा सा, क्यूट सा, मेरी तरह, नाराज मत होना, तुम्हारी तरह, ठीक है। तो यहाँ का एरिया कैसा है, ये A1 है, यहाँ का एरिया है A2। यहाँ से अंदर जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v1
और बाहर निकल रहा है जो फ्लूइड उसकी वेलोसिटी है v2 और यहाँ से अंदर से ऐसे फ्लूइड बह रहा है। क्या मंजूर है आपको? अब आपसे एक सवाल है कि यहाँ से डेल्टा टी टाइम में कितना फ्लूइड अंदर गया, इन टाइम डेल्टा टी में कितना वॉल्यूम अंदर गया, निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? कर ले ट्राई। तो इस इन डेल्टा टाइम में यहाँ से कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने डेल्टा टी ले लिया, मान लो उसको डेल्टा टी ले लेते हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि यहाँ से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी। इतने एरिया में से डेल्टा टी टाइम में इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ। अब हम जो अंदर इंटर्स हो रहा है फ्लूइड उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स, जो फ्लूइड अंदर इंटर्स हो रहा है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है एट टाइम डेल्टा टी। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है, इतने A1 एरिया में से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, A1 इंटू फी डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हैं हम। इतना वॉल्यूम इसके अंदर जा रहा है, मैंने क्यों बोला, इतने एरिया में से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब उसी तरह आपको मास निकालना है, मास ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स, उसी तरह आपको निकालना है मास ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स एट टाइम डेल्टा टी। कितना हुआ मास? मास का फॉर्म सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ, डेंसिटी इजिकल टू वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला मास इजिकल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस लिक्विड की डेंसिटी रो और वॉल्यूम कितना निकाला, ये वाला वॉल्यूम A1 फी1 और डेल्टा टी। फी1 क्यों लिया, हम इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये हो गई इस वाले, इसका हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला और मास निकाला। इस ए पॉइंट, सपोज दैट मान लो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी। अब बी पॉइंट के लिए हम, या बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो लूज हो रहा है, वो फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये मिटा दूँ, छोटी छोटी बातें हैं प्यारी प्यारी। अब हम ऐसा निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट लूज, बाहर निकल रहा है, लूज एट टाइम डेल्टा टी। कितना लूज कर रहा है फ्लूइड, यहाँ से A2 एरिया में से V2 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में जितना फ्लूइड बाहर गया उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब मास निकालो सब, मास ऑफ फ्लूइड दैट लूज एट टाइम डेल्टा टी। तो उसी तरह मास का फॉर्मूला क्या है, मास इजिकल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी को रो ले लिया, वॉल्यूम कितना है, A2 एरिया में से V2 वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में इतना फ्लूइड बहा, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे दो, हमारा काम खत्म हो गया। अब हम यूज करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन तो नाम ही सुना होगा, तो मैं एक बार नीचे तक देख लेता हूँ, बहुत ही क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपने नाम सुना ही होगा, तो मैं यहाँ से ये डायग्राम को आप मिटा देता हूँ, इसका तो काम खत्म हो गया। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है ये पॉइंट पे मास और बी पॉइंट पे मास सेम होता है, ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला। यह स्टेटमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ मास यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास एट पॉइंट, मास ऑफ फ्लूइड। तो ये मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, या तो आपको समझ लेना है मास ऑफ फ्लूइड दैट इंटर्स एट टाइम डेल्टा टी
इज इक्वल टू होता है मास ऑफ फ्लूइड लीव्स एट टाइम डेल्टा टी, यानी कि मास ऑफ ए पॉइंट पे, मास ऑफ पॉइंट ए वो इक्वल होता है मास ऑफ पॉइंट बी, मास ऑफ पॉइंट बी। तो मास ऑफ पॉइंट ए क्या है, मास ऑफ पॉइंट ए इतना है रो इंटू A1 इंटू V1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ बी पॉइंट रो इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल होता है, यहाँ से डेंसिटी मर गया, यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ यहाँ से A1 V1 इजिकल टू वहाँ A2 V2। मुबारक हो, आप अपनी डेरिवेशन तक पहुँच गए हो। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये V इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो ये प्रूफ करना है, एरिया वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो इतना पहले से नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्या करना था आपको, इन डेल्टा टी टाइम में इतना फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट हुआ और पहले वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया, इतने एरिया में से इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, और मास, और बाद में दोनों तरह का मास, और यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, बाद में दोनों कैंसिल कर दी टर्म्स और बचा उतना लिख दिया। इतना नोट कर लो, पहले कर लिया। अब हम देख लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम। कैसा किया तूने, जैसे भी करेंगे हम करेंगे, मगर अब इससे इसके आगे का तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हम आपको आसानी से समझा देंगे ट्रिक्स के मेथड से। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, बर्नौलीज थ्योरम। तो कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स होगा, कौन सा है वो, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। तो अब है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है हमको कि वही कोई फ्लूइड मोशन कर रहा हो, कोई फ्लूइड मोशन कर रहा है कोई एक पाइप में इनक्लोज, तो अब वो फ्लूइड आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वही बात है फिर से एक बार, आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड का दूसरा मतलब और एक प्रॉपर्टी है उसकी, उसका जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, लो फ्रिक्शन। तीसरी बात, लो फ्रिक्शन तो है ही, मगर उसके बीच में कोई विस्कोसिटी भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ लिख देता हूँ मैं लो विस्कोसिटी। इसमें क्या होता है कि वो यहाँ से देखो एक पाइप है, मान लो यहाँ से फ्लूइड अंदर जा रहा है, यहाँ का एरिया है A1, यहाँ का एरिया है A2, यहाँ से V1 वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर जा रहा है और यहाँ से V2 वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तब जो डेरिवेशन आता है, तब जो फार्मूला आता है हमको प्रूफ करने के लिए, वो है हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P प्रेशर एनर्जी इजिकल टू कांस्टेंट। ये हमको प्रूफ करना होता है, इसमें करेंगे हम, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ देखो एक हाफ, इसकी जगह मास रखेंगे तो mv स्क्वायर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, रो GH, ये क्या है, रो की जगह अगर m रख देंगे mgh, तो वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और p है प्रेशर एनर्जी, वो होती है वर्क डन के फॉर्म में। तो वो इधर उधर से बात की जाए तो वही है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर वन एनर्जी, उसको हम वर्क एनर्जी बोलते हैं। तो इतना नोट कर लो, हम देख लेते हैं उसका डेरिवेशन। मिटा दो इसको, देख ले प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम का। यहाँ तक ये वाली बात हमको प्रूफ करके दिखानी है लोगों को, दुनिया को। दुनिया ने पहले ही देख ली है, हमको सिर्फ दिखाना है। तो ये है पाइप हमारा प्यारा सा, यहाँ से पाइप है। क्या सर आपको पाइप भी निकालता नहीं आ रहा है? निकालना आएगा बच्चों, कर देंगे हम ट्राई बट डोंट क्राई। यहाँ से ये हमारे पास एक पाइप है और हमने मान लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है,
ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर से ये वाला पाइप है और यहाँ से हाइट है यहाँ की h1 हाइट है और यहाँ की हाइट जो है वो है हाइट h2। ये हाइट ज़्यादा है देखो ज़रा। और यहाँ से अंदर जो फ्लूइड जा रहा है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और बाहर निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी है v2। यहाँ का एरिया है a1, यहाँ का एरिया है a2, वहाँ तक दिखाई दे रहा है, मान लो वहाँ का एरिया है a2 और यहाँ से ऐसे फ्लूइड अंदर जा रहा है और इस फ्लूइड की डेंसिटी है रूम। इतनी बात है, ठीक है। तो तब आपको इसके लिए कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखने की, कीवर्ड्स वो कौन कौन से, तो इसके लिए आपको पहले ध्यान में रखनी है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, वो होता है mgh। और तीसरा कीवर्ड्स है प्रेशर एनर्जी, जिसको हम वर्क डन बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, वर्क डन के। तो वर्क डन का डेरिवेशन मैंने आपको कौन सा वो टॉपिक से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में समझा दिया है। वर्क डन का फॉर्मूला वो होता है PdV। तो ये फॉर्मूले आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो इतना पहले ध्यान में रखो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ इंक्रीज कर देनी है हमको, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का क्या करनी है, इंक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। इतना वर्ड्स ध्यान में रखो, ये वाला बस काम खत्म, आपका काम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और प्रेशर एनर्जी या उसको वर्क एनर्जी बोल दो। सबसे पहले हम निकालेंगे तो ये पॉइंट मान लो कि ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन एट पॉइंट ए। तो वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता है, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने सबने प्रेशर का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा ही होगा। मैं एक बार, कैमरा तो कुछ हो गया लगता है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से प्रेशर है P1 और यहाँ का एरिया है A1। प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से फोर्स इक्वल टू फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है। कैसे वो आया, प्रेशर का फॉर्मूला सबको होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला, प्रेशर इनटू एरिया। तो P1 A1 यहाँ का एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो वेलोसिटी इक्वल टू वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो P1 A1, तो इसकी जगह V1 इनटू टाइम कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसके लिए T लग गया। समझ में आ गया? फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इन बातों को ज़रा गौर से देखो, इन तीनों बातों को, एरिया वॉल्यूम इनटू टाइम, एरिया वेलोसिटी इनटू, आपने पहला जो लेक्चर देखा, आपने इससे पहले का जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा, A1 एरिया में से V1 वेलोसिटी से डेल्टा T टाइम में इतना फ्लूइड बहा, हमने उसको बोला था, क्या बोला था, वॉल्यूम बोला था। रिवाइज कर लो एक बार, नोट्स कर लिया होगा तो पीछे जाओ थोड़ा सा, इसे थोड़ा घूम के पीछे जाओ। तो इसकी जगह मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ, P1 इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की जगह क्या ले सकता हूँ, वॉल्यूम का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ P1 इनटू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये आ गया वर्क डन एट पॉइंट ए। उसी तरह हमको निकालना है वर्क डन एट पॉइंट बी। तो इतना पहले नोट कर लो, मैं कहीं सा मिटा देता हूँ, यहाँ तो जगह तो कम पड़ रही है, कितने फ्लैट ले ले, मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ यहाँ तक। अब आपको उसी तरह क्या करना है, वर्क डन निकालना है एट पॉइंट बी। तो वही भी सेम आएगा, क्या आ जाएगा, वर्क डन एट पॉइंट बी, वर्क डन एट पॉइंट बी। तो वर्क डन एट पॉइंट बी पे क्या है, यहाँ से प्रेशर P2 और यहाँ से मास एज इट इज कांस्टेंट और
डेंसिटी भी कांस्टेंट। तो ये आ गया वर्क डन एट पॉइंट ए और यह आ गया वर्क डन एट पॉइंट बी। पहले इतना नोट कर लो। अब आपको निकालना है नेट वर्क डन। निकाला इतना, लिखा लिखा लिखा। प्यारे बच्चों जल्दी से लिख लेना है आपको। अब हम पहले इतना नोट कर लो, हमने क्या किया, पहले वर्क डन निकाला एट पॉइंट ए और पहले बाद में निकाला वर्क डन एट पॉइंट बी। अब हमको यहाँ का नेट वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन कितना आता है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन के लिए हमको बी पॉइंट में से ए पॉइंट माइनस कर देना है। क्या करना है, बी में से ए माइनस कर देना है। तो बी पे क्या था, P2 मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो माइनस ए पॉइंट पे वर्क डन P1 मास या नीचे डेंसिटी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। अब हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी का चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। तो पहले इतना नोट कर लो। कर लिया, मिटा दूँ। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। पहले आपको ऐसे स्टार्टिंग में से एक साइड से लिख देना, लिखना स्टार्ट करना है, कॉपी और पेन निकाल के ऐसे अलग देखे नहीं बैठना है। तो सबसे पहले हम अब निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस कर दो। सपोज दैट मान लो कि एरिया A1 एरिया ए का थोड़ा सा कम है, किससे, A2 से। A2 का एरिया मान लिया हमने ऐसा ज़्यादा है, दिख तो हो, जो भी दिख रहा है उसको अनदेखा कर दो और जो मैं बोल रहा हूँ वो मान लो। क्यों सर, हमारे से कैसे मान ले, चलो मान लो कि एरिया थोड़ा सा, ये यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है, ऐसा मान लिया हमने। तो एरिया, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड्स होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। मास तो सब जगह कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिफरेंस है। तो वेलोसिटी कहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ देखो इसका एरिया यहाँ कम है, यहाँ एरिया कम है, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा में से कम माइनस कर दो, ज़्यादा में से कम, ज़्यादा फर्स्ट पे है तो वहाँ से माइनस कर दो कम, हाफ m2 का स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी कम होगी और यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हमने ऐसा मान लिया है। अब हमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फिर से एक बार ज़्यादा में से कम माइनस कर दो। पोटेंशियल एनर्जी की किस चीज़ पे डिपेंड्स होती है, mgh, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ हाइट ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ से mg तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, h2 माइनस, और यहाँ पोटेंशियल हाइट कम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ कम है। तो यहाँ mgh1। इसे इक्वेशन नंबर 2 दो, इसे इक्वेशन नंबर 3 दो। ठीक है, यहाँ तक मंजूर है। अब आपको मैंने कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखने को कहा था। पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी प्रेशर एनर्जी। तो मैंने पहले भी बोल दिया है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और उसको बैलेंस करने, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और इसको बैलेंस करने के लिए आ गया प्रेशर एनर्जी, या इसको हम प्रेशर एनर्जी बोलने की जगह आप क्या बोल दो, नेट वर्क डन बोल दो, या इसकी जगह क्या बोल दो, नेट वर्क डन। बस काम खत्म। आपको ये तीनों इक्वेशन इस कंडीशन में पुट कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का और नेटवर्क डन का आपका इक्वेशन ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ हो जाएगा, हम तो नहीं मानते भैया, कैसे मानोगे, आपकी पढ़ाई थोड़ी कच्ची है ना। ये क्या बोल दिया यार, ये डायग्राम मिटा दूँ, अब तो बहुत दिन हो चुके हैं इसको रखते हुए, देख देख के याद हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, चेंज उसका बाहर रख दो, हाफ mv² फर्स्ट माइनस हाफ mv²2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज ये वाला mgh2 माइनस mgh1, बाद में प्लस नेटवर्क डन। नेटवर्क डन कितना है, P2m डिवाइडेड बाय रो
माइनस P1m डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 1 1 वाले टर्म्स इस साइड ले लो और 2 2 वाले टर्म्स इस साइड ले लो, काम खत्म। प्रूफ होने जा रहा है आपका डेरिवेशन एक प्यारा सा, हाफ m1 का स्क्वायर, यहाँ 1 क्या है, ये वाला माइनस, माइनस का इस साइड में आ गया तो प्लस हो गया mgh1, फिर से एक बार ये 1 वाली टर्म इस साइड ले लिया, प्लस हो गई वो भी P1m यहाँ रो इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 वाली टर्म इस साइड चली गई, हाफ m2 का स्क्वायर, m वेलोसिटी का स्क्वायर, बाद में ये प्लस वाली mgh2 प्लस में ये P2 मास डिवाइडेड बाय रो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये भी दोनों तरफ एकदम सेम है, तो ये दोनों तरफ सेम है, मैं तो इसको सारे की उसके नंबर्स हटा के उसको एक ही बार कांस्टेंट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसकी जगह मैंने लिखा हाफ m v का स्क्वायर प्लस mgh प्लस P1m डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये किसने बोला था, मैंने तो नहीं बोला था। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सबको मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी से डिवाइडेड कर देना है। मैं तो कर देता हूँ सबको मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यहाँ भी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यहाँ भी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कैंसिल हो गया, यहाँ से मास बेचारा मर गया, यहाँ से भी मास से मास मर गया। क्या बचा, सिर्फ देखो कहाँ लिख दूँ बचा हुआ, यहाँ लिख दूँ बचा हुआ किसको बचा हुआ यार, हाफ, यहाँ से डेंसिटी ऊपर गई, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस, फिर से एक बार डेंसिटी ऊपर गई, डेंसिटी GH प्लस, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब इस प्रेशर को मैंने एक ही बार ले लिया था, ये प्रेशर भी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, देखो इस इक्वेशन को दोनों हाफ, ये क्या मैजिक हो गया यार, ये तो प्रूफ हो गया। देखो इन दोनों का कंपेयर कर दो, तो इस तरह हमने इस टॉपिक्स को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। ये हो गए बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन। तो आई होप ये बहुत ही क्लियर कंसेप्ट आप क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। नहीं भी क्लियर हो गई तो इस वीडियो को एक बार 4-5 बार देख लो। हम तो एक ही बार नहीं देखेंगे सर, क्या कर लेंगे। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। कल से स्टार्ट होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और वेरी ऑल द बेस्ट।